तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी एक्सेलरेट पर। और मैं पीयूष महेश्वरी आज आपके सामने लेके आया हूँ हमारे टॉपर स्टूडेंट प्रथम साहू को, जिन्होंने फैब अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल अचीव किए थे। और आशा करते हैं आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में भी वो इसी तरीके के रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं और एडवांस में अंडर 100 में डबल डिजिट सिंगल डिजिट में उनका चेहरा आपको जरूर से देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से उनकी तैयारी है, मैं बता दूं उनके बारे में। अभी उन्होंने जो है वो केवीपीवाई में भी बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा एनएसईसी का जो एग्जाम होता है ओलंपियाड का, उसके अंदर जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है वो प्रथम है। तो स्वागत है प्रथम आपका। आज एग्जाम देके आप फ्री हुए हैं, मार्च अटेम्प्ट, तो अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे। यस सर, अभी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ। तो मेरे ख्याल से हैबिचुअल हो गए होंगे आप एग्जाम को लेके, इस तरीके से बार बार एग्जाम दे रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। तो जो एक जनरली बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस होता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो तो हट गया होगा, एग्जाम फोबिया जिसको अपन बोल सकते हैं। यस सर, तो 4 अटेम्प्ट है तो अभी तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई मतलब भी नहीं है चलिए, कि बहुत एक भी खराब गया तो नेक्स्ट वाले में अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो 4 अटेम्प्ट है, ये बच्चों आप लोगों को जब आप एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत मदद करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, पेपर को फेस करने के लिए। क्योंकि जनरली बच्चों, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर करने के बाद में जब आप एडवांस का पेपर देने जाते हैं तो सिलेक्शन का आप एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ निकाल के देखें, उससे कैलकुलेट करके देखें कि सिलेक्शन के लिए आपको बहुत कम क्वेश्चन सही करने होते हैं, उतने भी नहीं हो पाते हैं एग्जाम फोबिया की वजह से बच्चों। तो मेरी कोशिश यही है आपको समझाने की कि आप ये जो 4 अटेम्प्ट हो रहे हैं, इससे अपना एग्जाम फोबिया खत्म करें। चलिए, तो आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि जनरली तो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है प्रथम, तो यस पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज योर द जर्नी टू 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल जो आपने अचीव की है, 99 तो सब आप भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, पर मैं और थोड़ा सा जोर डालूंगा, 99.9 परसेंटाइल ऑनलाइन स्टडी करते हुए, और आपने इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर मेहनत करते हुए बाकी और एग्जाम्स में परफॉर्म किया है। तो सफर कैसा रहा आपका ये? सर, सो बेसिकली मैं 9th में स्टार्ट किया था। मतलब 9th में आईआईटी जेईई का नहीं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन 9th में स्टार्ट की थी। तो पहले तो एनटीएससी आता है 10th में, तो स्टार्टिंग तो उसी से हुआ था। तो 9th में मुझे पता चला कि ऐसे कुछ एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे एनटीएससी हो गया, केपीआई हो गया, आईआईटी जेईई हो गया और ओलंपियाड्स हो गए। तो इसके लिए प्रिपरेशन होती है, मतलब रेगुलर प्रिपरेशन होती है, और ये मैंने 9th में स्टार्ट कर लिया था। तो 9th और 10th में तो मैं सिर्फ स्कूल के बोर्ड्स पर और एनटीएससी पे पूरा फोकस रखा था। मतलब आप मान लो 10th के एंड में जो मार्च अप्रैल के बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद मैंने अपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो 11th 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 तो मेरा ठीक ही गया था। मतलब केपीआई 11th में भी मैंने निकाला हुआ है 340 रैंक के साथ। तो 11th में मैं मतलब आप एक फिक्स्ड शेड्यूल रखता था कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने घंटे सोना है, इतने बजे तक इतना टाइम कोचिंग करना है, और जो हर सब्जेक्ट है उसको इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं कि मैथ ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा था कि अगर लाना है रैंक तो हर सब्जेक्ट को इक्वल फोकस देना पड़ेगा। फिर मतलब 11th के एंड तक तो कोरोना आ गया। मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था सबके लिए। और अब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था तो मैंने सोचा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि जो प्रिपरेशन है वो ना रुके। क्योंकि जब हम लोग ट्रांजिशन करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, और जो अनअकैडमी था वो पहले से ही ऑनलाइन में था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा ऑप्शन होगा मेरे लिए। तो मैंने अनअकैडमी शायद अप्रैल में ज्वाइन किया था 2020 के। फिर अनअकैडमी में मैंने केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी फिजिक्स और मैथ्स तो स्ट्रांग थी ही, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक था मैं। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन किया था। तो केमिस्ट्री में मुझे बहुत हेल्प हुआ है अनअकैडमी से। जो मुझे लगता था आता था वो भी नहीं आता था मुझे, और मुझे मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है अनअकैडमी से। तो अभी 12th में फिर जो भी एग्जाम्स दिए वो मैंने कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट देखा है मेरे में। तो यही था मेरा जर्नी से।
चलिए, बहुत अच्छी चीज है। मतलब आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, सबसे बड़ी चीज ये है। बच्चों, अर्ली स्टार्ट के बारे में भी बताया। अर्ली स्टार्ट करने से जो है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। इतने सारे बच्चों में आप जब एग्जाम देने के लिए, लिखने के लिए बैठते हैं, तो एक आपका माइंडसेट बनने लगता है। कई बार क्या होता है कि जब आप लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं तो कोर्स कंप्लीट करें, क्या करें, एग्जाम कैसे लिखना है, बहुत सारी चीजें होती है। और जब आप इतने सारे बच्चों में एग्जाम देते हैं, लगभग 15 लाख, 12 से 15 लाख बच्चों के बीच में जब एग्जाम देते हैं बच्चों, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अदर चीजें बहुत सारी आनी चाहिए। जो एग्जाम देने की कला है, मेन चीज वो है। पढ़ाई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से एग्जाम देने की जो कला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक। यस सर। क्योंकि बोर्ड में जो बच्चा सपोज करो 99% परसेंटेज ला रहा है, 98 परसेंटेज ला रहा है, इसका मतलब उसने सब्जेक्ट पढ़ा है। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है बच्चों, तो सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता। पढ़ाई के साथ साथ आपको एग्जाम को किस तरीके से हैंडल करना है, आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आनी चाहिए, आई थिंक। तो अच्छी यस बात है, आपने बच्चों को ये बताया कि किस तरीके से और भी एग्जाम्स होते हैं, और उनको साथ के साथ जेई की प्रिपरेशन के साथ देने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। चाहे सिलेक्शन हो नहीं हो, जाना है नहीं जाना है, वो सेकेंडरी चीजें हैं, पर मेरे ख्याल से आप एग्जाम फेस करना सीखते हो उन सभी से। यस सर। आप हर टाइम मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको ज्यादा नेक्स्ट टाइम में एंजाइटी कम हो जाती है। हाँ, फिर आप तैयार है हमेशा, हाँ ले लो भाई एग्जाम, चलो कोई दिक्कत नहीं यस। है। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। तो नेक्स्ट बात ये आती है कि 99 परसेंटाइल को मतलब एक होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहे, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे, और आपने उन सब्जेक्ट में किस तरीके से इनपुट दिया। हर सब्जेक्ट का क्योंकि अपना नेचर है, तो मैं तो ये जानना चाहूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपने किस तरीके से इनपुट दिया इस 99.9 परसेंटाइल अचीव करने के लिए। और मैं तो आशा कर रहा हूँ कि आप 100 परसेंटाइल लाए नेक्स्ट उसके अंदर। तो आप कर क्या रहे हैं ऐसा जो बाकी बच्चों को गाइड कर सके। सर, पहले सब्जेक्ट्स की बात करें तो मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स कभी नहीं पसंद थी। मुझे मैथ्स सबसे खराब सब्जेक्ट मेरे लिए लगती थी। पर सर क्योंकि क्या होता है कि मैथ्स में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, आपको एग्जाम में सोचना और करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पता है कि एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो मुझे थोड़ा सा होल्ड में नहीं आता था मैथ्स। फिर 11th में मैंने मैथ्स को स्ट्रेंथन किया। और सर जो बेसिकली ये है कि आपको अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को होल्ड में रखना है। ये ऐसा नहीं है कि वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को छोड़ देना है। तो वीक टॉपिक्स को भी फोकस करना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ऐसा होल्ड में रखना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना एकदम। तो बेसिकली 99.97 परसेंटाइल जो मेरी आई है, तो उसके लिए मैंने लास्ट तो बेसिकली मैं एडवांस का प्रिपरेशन करा था स्टार्टिंग से। और लास्ट के 2 महीने मैंने पूरा सिर्फ मेंस पे ही फोकस किया बहुत कि जो बढ़िया। मेंस रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशंस होती हैं, उन पे फोकस किया मैंने लास्ट 2 महीने में। और बात करें एक ब्रेक लेना चाहूंगा, तो ये आपको कैसे पता चला कि भाई ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए क्या किया आपने। मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, या आपको टीचर्स ने गाइड किया कि भाई ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, या आपने खुद ने भी क्या एनालाइज किया, मतलब किस तरीके से हाँ, पता। तो सर मैं वीकली मॉक टेस्ट देता था, एक मेंस और एक एडवांस का हर वीक स्टार्टिंग से ही। तो इसमें पता चलता था कि क्या डिफरेंस है मेंस और एडवांस में। वो मॉक टेस्ट शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते थे या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट भी हो सकते हैं, अनअकैडमी के टेस्ट भी हो सकते हैं। तो उसमें पता चलता है कि कैसे डिफरेंस है पैटर्न में एडवांस में और मेंस में। तो जो मेंस रेलेवेंट पैटर्न होता है उस पे ज्यादा फोकस किया था मैंने लास्ट 2 महीने में। और बात करें मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की, तो फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है सर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि उसमें मुझे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है मुझे, और थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है। दिखती है, चीजें होती और हुई दिखती है बेसिकली। यस, वो विजुअलाइज कर पाते हैं हम लोग। और सेकंड फेवरेट मेरा केमिस्ट्री है सर, उसमें भी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। सर ऐसा है क्योंकि मतलब उसमें आप बहुत लोग बोलते हैं कि वो रट्टा बेस्ड है सब्जेक्ट, बट मुझे लगता है कि वो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। और अगर आप स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी चीजें। वैसा भी ऑर्गेनिक का भी केस है। और फिजिकल भी मुझे उतना ही पसंद था। तो बेसिकली ये था सर। फिजिक्स में और आपने
क्या किया प्रिपरेशन के टाइम पे, और इसमें क्या इनपुट रहे आपके, मतलब आपकी तरफ से क्या इनपुट रहे? देखिए क्या होता है जनरली, मैं आपको ये बताऊं कि टीचर तो जो एक नॉर्मल चीज है वो सभी बच्चों को बता रहा है। डिफरेंस कहाँ से आने लगता है कि बच्चे का अपना इनपुट होता है। मैं आपको बहुत क्लियरली बात बताऊं कि टीचर ने जो चीजें बच्चों को बताई है, मैंने इनऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई है, सभी टीचर्स ने, हमने सभी को पढ़ाया। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से तो सबको इक्वल इनपुट होता है, पर बच्चा उसको एक्सेप्ट करके उसको किस तरीके से सब्जेक्ट में देता है, वो मेन चीज होती है। मेरा नजरिया ये। तो अब हाँ वो तो सर, ये शेयर करवाना चाहता हूँ आपसे, बाकी बच्चों को भी ये पता चलना चाहिए कि मतलब आपने टीचर से जो इनपुट लिया वो आपने सब्जेक्ट को कैसे दी, क्या दिया, किस तरीके से दिया। सर तो पहले तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम एकदम आपको ठीक से करना है, और नोट्स को एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज करना है, और जो होमवर्क दिया जाए वो करना है। और सर मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बुक्स भी सॉल्व किए थे ताकि मेरा जो ग्रास्प है सब्जेक्ट में वो बना रहे। तो फिजिक्स में मैंने इरिडो सॉल्व किया था, वो स्टैंडर्ड बुक है जो बहुत लोग सॉल्व करते हैं, वो बहुत अच्छी बुक भी है जो मैंने सॉल्व की थी। और सर केमिस्ट्री में बोलूं तो मैं केमिस्ट्री में सिर्फ होमवर्क ही करता था, ज्यादा बुक्स नहीं करता था मैं। मतलब मैं थ्योरी के लिए बुक्स रेफर करता था केमिस्ट्री में, हम्म क्वेश्चंस के लिए जैसी आपकी बुक हो गई हम्म वो मैं पूरा कर दिया था। और फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी कर लिया था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान की बुक आती है, एम एस चौहान सर की बुक आती है, वो मैंने कर ली थी। तो बेसिकली होमवर्क करना है, और जो अपना, अगर तुमको लग रहा है कि टॉपिक वीक है मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, तो एक्स्ट्रा बुक्स के लिए जा सकते हो। और जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए क्योंकि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक्चुअल में जो भी टीचर पढ़ रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के पहले 2-3 पॉइंट्स होंगे जो रिमेंबर करने चाहिए, पर जब आप पढ़ रहे हो, जब आप नोट्स को रिवाइज करो, तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा रिवाइज करना चाहिए, और लाइन बाय लाइन चलना चाहिए, और नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एंड में मेरे ख्याल से वही चीज काम आती है। ठीक है ना। यस और तो अनअकैडमी के पर आपके कौन कौन से एडुकेटर रहे, और आपके फेवरेट एडुकेटर कौन से हैं? सर, अनअकैडमी तो मैं बेसिकली, मैंने आपको जैसे बोल दिया, मैं केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन किया था फर्स्ट में, तो आपसे और विजय जिंदल सर से पढ़ रहा था मैं। ऑर्गेनिक में थोड़ी सी ग्रास्प थी मेरी, तो मैं ज्यादा टाइम उस पर नहीं फोकस करता था। मैं जो क्लासेस थे वो सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए लेता था। और बाद में जब मुझे पता चला कि नितिन सचन सर भी हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनकी कोई एडवांस सॉल्विंग कोर्सेज चल रही थी, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया, और वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो बेसिकली आप और विजय जिंदल सर और नितिन सचन सर मेरे टीचर्स थे अनअकैडमी पर। गुड गुड। तो आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए क्या करते हो, मतलब क्योंकि आपकी एज में सोशल मीडिया इतना अभी एक्टिव भी है, सभी बच्चे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब सभी चीजें हैं, व्हाट्सएप है, कहीं ना कहीं अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से, आप भी इन्वॉल्व हो या रोकते हो अपने आप को, या बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो, क्या पोजीशन है मतलब? यस सर, सोशल मीडिया को एकदम साइड में रख देना वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप देखो तो मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है। टेलीग्राम में अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी होता है वो करता हूँ, और व्हाट्सएप मेरे कुछ दोस्त हैं, पीयर्स हैं, जिनके साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, तो उसके लिए ही सिर्फ यूज करता था। और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज करता था व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, सॉरी नॉट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। सिर्फ ये दोनों मैं यूज करता था। और डिस्ट्रैक्शंस की बात हो, जैसे यूट्यूब हो गया और ये सब हो गया, तो अपने आप को आपको कंट्रोल करना है। अ, आपको एक माइंडसेट रखना है कि ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है, और मैं ये इससे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँगा। तो जो काम है उसी को देखो और बंद करो। मतलब यही था मेरा कि आपको माइंड गोल की तरफ बढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है कि बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए। एक ऐसा नहीं होता है कि सबके प्रिपरेशन में डिस्ट्रैक्शंस आती है। ऐसा कोई कोई नहीं है जिसके बिल्कुल प्रिपरेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं एज आती। है, सबके लाइफ में कुछ ना किसी तरह के डिस्ट्रक्शन है। मतलब जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रक्शन हो, किसी के घर पे प्रॉब्लम है, मनी वाइज प्रॉब्लम है, या किसी के घर में लड़ाई है, ठीक है ना, सब तरह के अलग अलग, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग हैं ना, तो सो एक दो सबकी महीना लाइफ में है। तो गोल यस सर, सो आपका एक दो अगर, महीना हाँ हाँ, हाँ सर, सो एक दो महीना कभी कभी आपका खराब भी चला जाता है। जैसे मेरे साथ 11th के एंड में थोड़ा सा खराब चला गया था मेरा प्रिपरेशन,
वो मार्क्स नहीं आ रहे थे कंसिस्टेंटली। और तो ऐसा सबके साथ होता है मुझे लगता है। और आपको बाहर निकलना है तो आप अपना बस फोकस रखिए, ऐसा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। लाइफ लाइफ इज अ साइन वेव, बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइफ इज अ साइन वेव, जहां अप है वहां डाउन है, जहां डाउन है वहां अप है। मिलेगा आपको बच्चों, पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। घोड़े की तरह बिल्कुल अपने टारगेट को सामने देखते हुए चलते जाना है, ठीक है ना। अर्जुन की आंख, अब वो मछली की आंख और अर्जुन का निशाना, वो वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और कुछ दिखना नहीं चाहिए, जैसे अर्जुन को जो मछली की आंख दिखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं स्टूडेंट से एक बात करूँ ना, आप लोगों को लगता है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने जो है वो एंथुजियास्टिक रहते हैं कि नहीं यार ये तो बढ़िया मस्त रहते हैं यार, इनकी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ऐसा नहीं है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। पर हमारा जो गोल होता है पढ़ाना, ठीक है ना। आपको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही, हमें इसलिए समझ में आ रही क्योंकि हमें उससे अर्निंग होती है, इसलिए हम इसके अंदर इस काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, आप अभी आपकी फिक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आप अपने अपने अपनी अर्निंग्स को फिक्स डिपॉजिट में अपने आप कन्वर्ट करते चले जा रहे हो। जो आगे आपको कॉलेज से निकलने के बाद जब पैकेजेस की फॉर्म में मिलेगी ना, तो वो एफडी आपकी पूरी की पूरी पक्के निकलेगी, बढ़िया वाली। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये ऐसा ना समझे, है ना। आपको लाइफ में आगे भी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर जैसे काम करना है, आपके टीचर्स जैसे काम करते हैं, आपके पेरेंट्स जैसे काम करते हैं, आपको भी अपने गोल को बिल्कुल सेट करते हुए आगे चलना है। तो यस। अनअकैडमी पे कोर्सेस आपको किस तरीके से लगे? जैसे आप ऑफलाइन भी आई थिंक हो सकता है आपने तैयारी करी हो, आप बोल रहे हैं मैं अनअकैडमी पे केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो आपको अनअकैडमी के कोर्सेस कैसे लगे? केमिस्ट्री कैसी लगी? मतलब जो जो चीज आपने पढ़ी है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि जो चीज आपने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर जो पढ़ी है आपने वो औरों के कंपेरेटिवली आपको कैसी लगी? मतलब आपका आना सफल रहा या नहीं रहा बेसिकली? सर तो पहली बात तो ये, मेरा आना बहुत, मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप 100 टाइम्स मान लो। तो ये आना बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरा सब्जेक्ट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है अनअकैडमी से। सर अनअकैडमी में आपको पता ही है कि टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, और वो जो कंटेंट है अ, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्रिस्प है। ऐसा नहीं कि बाहर की चीजें पढ़ा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कम चीजें पढ़ा रहे हैं। बोल सकते हैं अपन जो उसको। हाँ रेलेवेंट, जो एकदम रेलेवेंट है वही पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपकी बात हो जाए तो आप जैसे, पहले मुझे इनऑर्गेनिक में चीजें याद नहीं रहती थी। मुझे याद, मतलब पहले मैं रटने की कोशिश करता था, घंटे घंटों तक बैठता था और मैं ट्राई करता था कि कुछ रिलेशन बना सकूं। तो आपने वो काम थोड़ा सा आसान बना दिया, आपने खुद मुझे रिलेशंस बता दिए और कैसे याद करना है वो भी ट्रिक्स बता दिए। तो अब सब कुछ बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है। आप क्वेश्चन पूछो, मैं सोच के 2-3 सेकंड सोच के मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। तो वो प्रोसेस आपने बहुत आसान बना दिया। और फिजिकल केमिस्ट्री भी यही बात है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बिल्कुल। मतलब थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूमेरिकल के कंपेयर। प्रॉब्लम्स वगैरह सभी होती हैं उसके अंदर, थोड़ी फिजिक्स भी मिक्स होती है, जब इन वो नाम हाँ, फिजिकल पड़ गया उनका। यस। तो उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मैं वीक था फिजिकल में 11th में। तो अनअकैडमी पे आने पे मैं, मेरे वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से स्ट्रेंथन होते गए, और एंड तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में भी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मैं मतलब जो पहले मैं 2-3 मिनट तक सोचता था कि कैसे करना है, अब मैं प्रॉब्लम देख के बोल सकता हूँ कि ये मेथड लगेगा, ये ऐसे करना है, और ये आंसर आएगा। तो बहुत ये बहुत अच्छा था। और एक और फीचर अनअकैडमी का मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो जैसे कि ऑफलाइन में होता है कि आप पढ़ के आ गए, नोट्स बना दिए, और जो भी नोट्स बनाए आप उतना ही है आपके पास, जो वही टीचर ने आप, दिया है वही है आपके पास। सही बात है। अब अनअकैडमी में क्या हो गया कि आप एक बार लेक्चर देख लिए, अब बाद में आप जब रिवाइज कर रहे हो, आपको लगा कि ये भाई मुझे ठीक से नहीं आता है, कुछ तो करना है इसमें, तो जाके वो रिकॉर्ड लेक्चर फिर से देख लिए। अ, तो वही बहुत बड़ी एडवांटेज थी। एक और एडवांटेज बोले तो ट्रैवल टाइम बहुत कम होता था। तो बेसिकली 11th में मैं वन साइडेड 1.5 आवर्स ट्रैवल करता था, मतलब 10th के एंड से 11th 3-4 महीने में 1.5 आवर्स ट्रैवल किया था। उसके बाद 15 किलोमीटर ही था, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। तो उसके बाद मैंने प्लान किया कि जो 15 किलोमीटर दूर मेरा कोचिंग है, उसमें मैं जाके उधर एक मतलब मेरे फ्रेंड के साथ, जो भी दूर रहता था उसके साथ, मैंने एक क्या बोलते हैं, एक 2 BHK रेंट पे ले लिया था, हम दोनों रहते थे उधर। और वो 200-300 मीटर ही था दूर कोचिंग से। तो
वो जो उसमें रेंट भी लगता था, और तो बहुत खर्चा वैसे भी होता था, और अब माँ-बाप के साथ रह रहे हो तो वो आपको थोड़ा-सा कम्फर्ट लेवल भी ज़्यादा होता है। सही तो बात। अ, तो जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो गया अनअकैडमी से। ट्रैवल टाइम कम हो गया, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो भी बहुत हेल्प किया मुझे। और टॉप एजुकेटर्स तो हैं ही अनअकैडमी पे, वो भी बहुत मददगार थे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। बस लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप आगे अभी और 2 अटेम्प्ट है तो बच्चों को ज़रूर से कुछ एडवाइस दीजिए जिससे कि बच्चे अपने नंबर इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं उनका मोटिव ही यही है कि आपने ऐसा क्या किया कि आप 99.9 परसेंटाइल या आने वाले टाइम में 100 परसेंटाइल के स्टूडेंट बन रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या किया? तो वो बच्चे जानना चाहेंगे। लास्ट आपके और थोड़े से मिनट में लेना चाहूँगा। यस सर। सर तो बेसिकली मॉक टेस्ट देते रहें, मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पहले मैंने 2 हफ्ते सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिए थे सुबह। मैं हर सुबह जो टाइमिंग था मेरा स्लॉट का, अगर मेरा 8 9 से 12 था, तो मैं हर दिन 9 से 12 एक टेस्ट हमेशा देता था, ताकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक भी वैसे सेट हो जाए और थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी मिल जाए, और अपने आप एनालिसिस करें सारे टेस्ट का, और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। और एक और चीज़ मुझे लगती है कि अपने पीयर ग्रुप को वाइज़ली चूज़ करें। जैसे कि मैं बोला कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता था, तो वो भी बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, वो इस बार का स्टेट टॉपर है मेरे स्टेट का। वेरी गुड। तो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीयर्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप ऐसे बच्चों के साथ रह रहे हैं जिनका लास्ट रैंक है, तो आपका भी लास्ट रैंक ही आएगा, और अगर आप ऐसे बच्चों के साथ रह रहे हैं जो एकदम टॉप पे हैं, तो आपका भी टॉप ही आएगा। आप ये कह सकते हैं, जो आपके 5 दोस्त हैं, आप उनके एवरेज हैं हमेशा। तो पीयर चूज़ करना बहुत ही आसान है, और टाइम वेस्ट कम करें, अपने गोल पे फ़ोकस्ड रहें, और अ, यही सर, इतना ही बस कहना है। ये एक बहुत अच्छी बात करी। मतलब मैं भी बच्चों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो आपके दोस्त हैं, उनमें कुछ अच्छे मतलब आपसे स्ट्रॉन्ग दोस्त भी होने चाहिए जिससे कि एक कॉम्पिटिशन बना रहे। कुछ थोड़े से 1-2 दोस्त वीक भी होने चाहिए कि उनको देख के आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि नहीं आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने। तो अपने दोस्तों को यस, वाइज़ली चूज़ करें दोस्तों, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना? घर के संस्कार से ही सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, आपके दोस्त कैसे हैं इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा इसी में। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, तो एक पिता जो है वो अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे लड़के का। तो वो लड़के के बारे में पता कर रहे थे कि लड़का किस तरीके का है, क्या नहीं। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि भई मैं जा रहा हूँ और इस तरीके से। तो उनके गुरुजी ने उनको बोला कि आप लड़के के बारे में पता मत करो, आप लड़के के दोस्तों के बारे में पता कर लो, तो अपने आप आपको असलियत निकल के आ जाएगी कि उसके दोस्त कैसे हैं, तो वो कैसा होगा। क्योंकि 99.9% केसेस में ऐसा ही होता है। तो आप अपने दोस्तों को वाइजली चूज करें जो आपकी मदद करें। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त जो हो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। वो मेहनती होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में ले जाने वाला होना चाहिए। चाहे उसके नंबर कम आए वो अलग चीज है, पर कम से कम वो मेहनत तो हो, आपको गलत रास्ते पे तो ना ले जाए। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा अपना। तो थैंक यू सो मच प्रथम, जल्दी मिलते हैं सर एडवांस की। हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। और बात मैं ऐड करना चाहूँगा सर, जो आप बोल रहे थे पीयर्स के बारे में, तो हाँ ये इफ़ेक्ट देखने को हमेशा मिलता है। सर जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, तो मेरे 8 दोस्त थे, 8 साथ में पढ़ते थे, और आठों के आठों का 99.9 प्लस आया। वेरी तो गुड। आप जैसे जिस ग्रुप के साथ रहोगे, वैसे ही अ, आपकी मानसिकता वैसी ही बनी रहेगी। बिल्कुल। तो बस यही ऐड करना था सर। चलिए बहुत बढ़िया प्रथम जी। तो और आपके सभी दोस्तों को बधाई, और जल्दी ही हम एक और नया वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे आपके अच्छे रिजल्ट के साथ में, इससे और बढ़िया इंप्रूवमेंट के साथ में। और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एडवांस को फोकस करें, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे ख्याल से ओलंपियाड के क्वेश्चन जरूर से करें जो भी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट 2 साल के अगर आप पेपर उठा के देखोगे, एनालाइज करोगे, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो काफी अप लेवल आ रहा है। नॉर्मल लेवल से काम नहीं चलेगा। उसके लिए थोड़ी सी और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और वो देखें कि वो किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, तो वो जरूर करने की कोशिश करें। ठीक है? तो थैंक यू सो मच प्रथम, मिलते हैं फिर जल्दी ही। अच्छे से पढ़ाई करें, और किसी भी तरीके की कोई बात हो तो जरूर से मैसेज करें। बाय।